अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत और कलअदम TLP के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे के बाद की सूरत हाल और अपडेट्स जो सामने आ रही हैं उसके ऊपर। जनाब, इस मुआहिदे के बाद ऐसा मालूम होता है कि शराइत पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। आज की सबसे बड़ी ये खबर थी कि कलअदम TLP के सरबराह साद रिजवी के खिलाफ जो दरखास्त दी गई थी वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 90 लोगों को फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिया गया है। इनके नाम क्या हैं, कौन कौन शख्सियात हैं, ये तो बताया नहीं गया, लेकिन ये पता चला है कि तादाद इतनी बड़ी है। साथ ही साथ इससे भी अहम अपडेट ये कि हुकूमत पंजाब ने प्रोसीजर शुरू कर दिया है कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी लगी थी, यानी जो कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान थी, उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी जाएगी। ये सारा प्रोसीजर शुरू हो गया है। प्रोसीजरल तरीकाकार ये होता है कि पंजाब हुकूमत को समरी भेजी जाती है, वो फिर आगे वजारत दाखिला को भेजती है। तो अमल स्टार्ट हो चुका है, कारकुनों की रिहाई भी जारी है। साथ ही साथ जनाब ये नजर आता है तमाम तर सिचुएशन में कि मुआहिदा क्या हुआ, क्या तय पाया, दोनों जानिब से इसके ऊपर खामोशी है। बड़ी दफ़ा वज़रा से भी पूछा गया, किसी ने इसके ऊपर कुछ नहीं बात की, लेकिन दरमियान में ये कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे और उसके बाद वो कौम को एतमाद में लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ भी महंगाई पर बात की, दीगर इशूज़ पर बात की, लेकिन TLP का मामला बिल्कुल उन्होंने नहीं उठाया। इस तमाम तर सूरत हाल को हमने डिस्कस करना है। क्या वजह है, क्यों मुआहिदा सामने नहीं लाया जा रहा? सारा अहम खत सामने आया है जनाब। सब इंस्पेक्टर हाफिजाबाद है, उन्होंने IG पंजाब को खत लिखा है। वो बताते हैं उस दिन की रुदात जिस दिन पंजाब पुलिस का दस्ता मुसल्ला दस्ते से उनकी मुठभेड़ हुई, आमने सामने थे, लड़ रहे थे। वो बताते हैं कि जनाब उस दिन की आप अपनी TV स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वो कहते हैं जनाब जब ये आमने सामने थे तो एक लम्हा था जब पंजाब पुलिस काफ़ी गालिब आ चुकी थी, लेकिन फिर पीछे क्या देखा कि जो बैकअप फोर्स है वो पीछे हटना शुरू हो गई और एक तरह से पसपा हो गए, या फिर इनके मुताबिक उन्होंने बुज़दिली दिखाना शुरू कर दी। अब तहकीकात का मुतालबा किया है सब इंस्पेक्टर ने कि जो ऑफिसर्स हैं पुलिस फोर्स के, ये क्यों पीछे हटे, क्यों इन्होंने बुज़दिली दिखाई, तहकीकात की जाए। लेकिन जनाब ये हुआ क्यों, ऐसा पुलिस अफसरान दरमियान में स्टेप लेने पर मजबूर हुए क्यों, ये भी पूछना बड़ा अहम है। वजूहात भी जानेंगे अपने एनालिस्ट से, डिस्कशन में इसको भी शामिल करेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं कि हुकूमत की जानिब से अब तक मुआहिदा सामने नमने ना लाने की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहबा, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जनाब अमल दरामद होगा मुआहिदे पर, जैसे जैसे होना शुरू होगा मुआहिदा सामने आ जाएगा। लेकिन जनाब खुद से क्यों नहीं ऐलान करते? इसमें क्या कबाहत है ऐलान करने में, या क्या मसलहत है ऐलान करने में, ना करने में? मैडम शेख कि ये हाफिजाबाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ये ज़िला मेरा ज़िला है, यानी हाफिजाबाद पर पूरा पाकिस्तान मेरा है, हम सब का है, लेकिन ये हाफिजाबाद मेरा है। तो खालिद नवाज साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं, भाईजान आपको सलाम करते हुए आपने जो ख़त लिखा, इतनी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अब इस पे दो जुमले कहना चाहूँगा कि पुलिस वसाइल को छोड़ दें, पुलिस मसाइल को छोड़ दें, और पुलिस ख़ास के लिए यानी VIPs के लिए क्या है इसको छोड़ दें, और पुलिस आवाम के लिए क्या है इसको भी छोड़ दें। आपने भाईजान लिखा कि ये भागे क्यों? आपको नहीं पता कि मॉडल टाउन के बाद पुलिस बदल चुकी है हमारी? वो मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ गलत हुआ, जिस तरह गोलियां चलाएंगी गलत चलाएंगी, लेकिन जिस तरह मॉडल टाउन पुलिस के छोटे एहलकारों को, छोटे रैंक्स को छोड़ दिया गया, उसके बाद पुलिस बदल चुकी है। फिर मेरे खालिद नवाज साहब, आपको नहीं पता हमारे वजीर आजम साहब कहा करते थे अपने धरने के दौरान, ओ IG, ओ DC गुजरांवाला, ओए पुलिस के गुल्लू बट्टो, मैं तुमको लटका दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा। और फिर जो फेंटियां लगी, और फिर जो ये VIP सो कॉल्ड हमारे जो बोने खुद साख्ता सियासतदान हैं, इनकी पेशियों पे पुलिस को थप्पड़ जो लगे हैं, उसके बाद पुलिस का मोराल क्या रह जाएगा? और फिर जो 5 धरनों में 5-6 मुआहदे हुए हैं, उसमें जो पुलिस का हाल हुआ और एंड पर मुआहदा हो गया, उसके बाद कोई पुलिस वाला खड़ा रहने के काबिल हो जाएगा? खालिद नवाज साहब, आप पुलिस बदल चुकी है। जब आप पुलिस के पीछे कोई नहीं होगा और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो क्यों खड़ा होंगे? दूसरी बात आपने अली मोहम्मद खान साहब की, शेख रशीद साहब की कर लें, फवाद चौधरी साहब की कर लें, वजीर आजम साहब की कर लें, इनका जिक्र ना किया करें प्लीज़। ये ज़बानों को लगे हुए लोग हैं, ज़बानें इनको नहीं लगी हुई। तीसरी बात मैडम शेख के आपने पूछा कि ये मुआहदा क्यों नहीं सामने ला रहे।
मुआहदा इसलिए सामने नहीं ला रहा है मैडम शेख कि ये तनकीद से बचने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए वैसे तो 5 धरने और 6 मुआहदे जो सामने आए, इसके बाद कौम को ठंड पड़ जानी चाहिए। और हमूदुर रहमान कमीशन से एबटाबाद कमीशन तक जो कुछ सामने नहीं आया, उसके बाद भी कौम को ठंड पड़ जानी चाहिए। लेकिन ये तनकीद से बचने के लिए, तनकीद क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत कह रही थी ये कालादम तंजीम है, ये दहशतगर्द तंजीम है, ये रॉ फंडेड तंजीम है, मुबैना तौर पर भारत इसके पीछे है, फितना है ये तंजीम। अब आर या पार होगा, रियासत की रिट कायम की जाएगी, बहुत हो गया, अब इनको इनके घर तक पहुंचा के आएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये मुआहदा सामने ला सकते हैं? ये तो शर्मिंदा हैं, फिर रहे हैं, छुप रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं। और ये सब कुछ तो पहले भी हुआ, उसके बाद भी फिर मुआहदे हुए 5 बार, और तनकीद तो अभी भी हो रही है। हाँ, जो सब कुछ हमारे सामने है, जिस तरह अनफोल्ड होता जा रहा है, तनकीद तो तब भी होती है। लेकिन भट्टी साहब, इस दफा क्या ऐसा है उस मुआहदे में जिसकी पर्दादारी है? और आगे सुन ले, अब वही बता रहा हूं, आगे मैं बता रहा हूं, उसके बता रहा हूं। अच्छा, एक तो ये शर्मिंदगी इस वजह से बता दें, दूसरी वजह ये कि जो उन वजीरों को बैठने ही नहीं दिया गया, उन वजीरों को बैठने ही नहीं दिया गया मुआहदे में, जो बड़े 30 मार खां बनते थे। उन्होंने कहा उठ जाओ यहां से, हमें आप, और उनको उठा दिया। ये हुकूमत है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो 9, 6 या जितने भी पुलिस एहलकार हैं जिनको फेंटियां पड़ी, जो जान से गए, और जो 10 तशवीशनाक हद तक बीमार हैं या जख्मी हैं, और जिन सैकड़ों को फेंटियां पड़ी, जो 3 अरब का नुकसान हुआ, जो 10 दिन मुल्क का मजाक बना, इसका इख्तिताम जब ये होगा एक और कमजोरी, तो उसके बाद ये मुआहदा क्या सामने लाएंगे? अच्छा, फिर आगे आ जाएं। आपने जो सवाल किया कि क्यों, ये तो पीछे भी हो चुका है, अब क्यों? तो इस मर्तबा ये हुआ है कि तरीके लब्बैक से वालों से पता चला है कि फ्रांसीसी सफीर उनका मसला ही नहीं था। वो कह रहे थे कि ये तो पार्लियामेंट में चला गया, ये हमारा मसला ही नहीं है। मतलब जो हम समझी बैठे थे कि वो तौहीन रिसालत पर फ्रांस के सफीर को बाहर भिजवाना चाहते हैं, मुल्क बदर करवाना चाहते हैं, वो उनका मसला ही नहीं है। उनका मसला क्या है? कालादम हटाओ, 4th शेड्यूल हटाओ, साद रिजवी को रिहा करो, कत्ल के मुकदमे खत्म करो, दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करो। तो इसके बाद जब ये मुआहदा होगा, तो जो उन्होंने एक पूरे जत्थे लेके आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हम सब की जान कुर्बान, उनके नाम पर, तो वो क्या जवाब देंगे? अच्छा, हुकूमत कह रही थी कि ये तो फ्रांसीसी सफीर है, ये चीज मैं न्यायी साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा, यही चीज मैं न्यायी साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। न्यायी साहब, ये जो मुफ्ती मुनीर का बयान भी सामने आया, से कत्ल के मुकदमे खत्म करेगी, 4th शेड्यूल खत्म करेगी, साद रिजवी को निकालेगी, बड़ी तशवीशनाक बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है। आगे जाके पूछती हूं न्यायी साहब, आपकी इसके ऊपर राय जानना चाहती हूँ। मुफ्ती मुनीब साहब का इंकशाफ फ्रांसीसी सफीर से मुतल्लिक, फिर फवाद चौधरी साहब का बयान, और उसके ऊपर हुकूमत का सब चीजें सामने खुलकर ना लाना अभी तक। सर, आपके तज्जिए के मुताबिक असल गेम क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, और कंफ्यूजन जो है जितना इसके बारे में इसको सेटल करने की कोशिश की गई है या की जाती रही है, इससे कंफ्यूजन बढ़ाया ही है। मुफ्ती मुनीब साहब तो जिस दिन ये धरना शुरू हुआ है, और उस दिन से जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आना शुरू हुए, तो वो बड़े क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के, और उनका ख्याल था कि गवर्नमेंट उसको खराब कर रही है। तो यही बात कहते थे कि जो ये गवर्नमेंट जो बातें कर रही है वो कह नहीं रहे। अच्छा, ये हुआ क्या? हुआ यह है कि जाहिर है कि तंजीम कालादम, उनका मुजाहरा जो है वो दिखाया नहीं जा रहा, टीवी में कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया से टूटी फूटी खबरें आ रही हैं, और साथ फिर यकदम वज़रा के और गवर्नमेंट के बयान आना शुरू हो गए। यानी कि जो सूरत हाल थी हुकूमत के वजीरों की तरफ से हमें मिल रही थी, और उसके जवाब में मुफ्ती मुनीर साहब ने बताया कि ये जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। अब तो उन्होंने लफ्ज यही इस्तेमाल किए, इससे ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुए। दूसरा हैरान कुन सूरत हाल है कि जब वज़ीर आज़म ने परसों कैबिनेट मीटिंग हुई, तो वहां पे फरमाया कि जी वजीर इस सिलसिले में कोई बयान ना दें और किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल ना करें, और बताओ उन्होंने शिकायत की कि आपस के अंदर जो आप लोगों के जो मुतज़ाद बयान है और दो एक्सट्रीम नजर आ रही हैं। देखिए, एक तो जनरल कमेंट है, और ये बदकिस्मती है कि मैं कभी नहीं देखा कि हुकूमत जो है वो, मतलब ठीक है कि इकॉनमी भी नहीं चली होगी माजी में, ठीक है कि
सियासी अदम इस्तेकाम भी होगा, ठीक है कि गवर्नेंस भी फेलियर हुई होगी, लेकिन विद इन द गवर्नमेंट जो है, जो 3 साल से जो अंदरूनी कश्मकश है, जो चपकलशें हैं, उसने बिल्कुल एक सिस्टम को एक और तरीके नुकसान पहुंचाया है। अब आ जाए जी ये सूरत हाल के जी, जैसे हमने कल देखा अफगानिस्तान का मैच उनके साथ इंडिया के साथ, तो जितने मुतली बातें ये फिक्स है। अब जो भारत के साथ मैच हुआ है अफगानिस्तान का, अब देखें यही चीज है जिसने बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि जैसे भट्टी साहब ने बताया है कि जितने वाकयात हुए हैं, आया पुलिस को पीछे हटाया गया है तो कोई साजिश थ्योरी का ऑफर मारती, क्योंकि मेरे इल्म में जब मैं इस्लामाबाद था और 2-3 दिन वहां पे कुछ चीजें पता चलती रही, तो उसमें तो साजिश थ्योरियां जो थी ना कि वहां पे जी हुकूमत के अंदर या रियासत के अंदर जो होता है व्हील्स विद इन व्हील के एक अजीब और गरीब सूरत हाल है, अंदर ही एक अंदरूनी कश्मकश है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, 35 उलमा मिलते हैं और मुज़ाकरात के अंदर मुफ्ती मुनीर साहब वो कहीं स्क्रीन में ही है और 12 बंदों की कमेटी बनती है, अनाउंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 12 बंदों की कमेटी जो है करेगी। अब ये बात सामने थी कि एकदम एक पता चलता है कि जो कमेटी है शामिल कुरैशी की, अली मोहम्मद खान की और असद कैसर साहब की, वो जाके कहीं और जाके बात कर रही है। फिर तस्वीरें भी आ गई, पता चला कि जी वो, फिर अगले दिन पता चला कि मुफ्ती मुनीर साहब का रोल ऐसा सामने आया कि जैसे हुकूमत के दरमियान में जो उनकी कमेटी है और तहरीके लब्बैक के दरमियान में एक वो उसको ओवरसाइट कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी कम बातें हुई हैं उतनी वो कहते हैं ज्यादा चीजें सामने आई हैं। उन्होंने जूम ऑनिया बड़े, वो बड़े आर्टिकुलेट है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, लहजा नर्म है, उन्हें इतनी ज्यादा बातें बता दी थोड़ी सी सेंटेंसेस में। फिर शामिल कुरैशी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ लगता था कि वो भी परेशान बैठे हैं। फिर जब सवालात नहीं लिए गए और जवाबात नहीं दिए गए तो मजीद शक शुबा की गुंजाइश पैदा हुई। अब ये जो है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो है टोपी ड्रामा हो रहा है, क्योंकि जैसे साहब ने कहा कि मेंटेनेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो एमपी जिसके साथ अरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में उनके बड़े वाकये के अंदर जो पहला केस उसमें बेल हो चुकी है साद रिजवी साहब की, इनको फिर रिहा नहीं किया गया, इनको एमपी लगा दिया गया, जिसकी महीने की नजरबंदी होती है, 3 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। परसों हाईकोर्ट ने यही कहा कि भाई वकील के साद रिजवी साहब का उसको यही बात बताई कि इसके बारे में कोई तफसील में बताएं। जो दरखास्त वापस भी ले लिया ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिविजनल बेंच बनाने का कहा था, अली मोहम्मद लाहौर में है, अली मोहम्मद लाहौर में है, उन्होंने मेरा ख्याल है कि 2 बातें तय हो गई हैं। कालेदम वापस इसी आप कालेदम ना कहेंगे, टेक्निकली हुकूमत के ऊपर गिरा गुजरता है। वहां चौधरी साहब ने जो सुन्नी तहरीक उसके ऊपर कहा ये ज्यादती की है, बिल्कुल ये कि वो फिर एक स्पैनर इन द वर्क्स, स्पॉइलर ऑफ द गेम। ठीक है जी, 1 मिनट छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहब रखती हैं। एक ब्रेक के बाद जनाब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मुआहिदा क्यों हुकूमत की जानिब से सामने नहीं लाया जा रहा, जो कि कलअदम टीएलपी के साथ हुआ है। मजहर अब्बास साहब, न्यायी साहब गो के पहले कहते थे कि जनाब मुज़ाकरात होने चाहिए, मामला इफ़हाम तफहीम से निपटना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ ड्रामा है, कुछ मैच फिक्स की बात कर रहे हैं, फिर थेरीज भी सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है सुन्नी तहरीक से मुतल्लिक, और वो कहते हैं जनाब टीएलपी भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। न्यायी साहब कहते हैं बहुत ही गलत बयान है फवाद चौधरी साहब का। देखिए अलीना, इसका सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं जो सिंध गवर्नमेंट है, जो सिंध में 2 वाकयात हुए हैं, एक जो नादिम जोकियो का जो वाकया हुआ है इंतहाई शर्मनाक है, नादिम जोकियो का, और उस पर मेरा ख्याल है जो क्योंकि मकतूल का जो भाई है उसने जो एमपीए है उस पर शक का इजहार किया है, मेरा ख्याल है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। इसी तरह लड़काना में जो एक औरत का कत्ल हुआ है उसका ताल्लुक उधर भी कोई पीपल्स पार्टी का जो लीडर है उसका नाम आ रहा है। मेरा ख्याल है ये दोनों वाकयात ऐसे हैं जिसको कवर अप नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती से माजी में हम देखते रहे हैं कि इश्यूज कवर अप होते हैं, और ये बड़ा संगीन वाकया है क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट था जोकियो, और जिस तरीके से उसको बुलाकर मारा गया है वो इंतहाई शर्मनाक है। देखिए जहां तक इसका ताल्लुक है,
कि वायदा जो है वो मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहा। तो अब जाहिर है हम क्यास आराई कर सकते हैं, इसलिए कि हम में से किसी को नहीं पता। ऐन मुमकिन है कि उस पर कुछ ऐसे लोगों के भी दस्तखत हों जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। ऐन मुमकिन है कि गारंटर्स जो हों वो कोई और हों और उनके दस्तखत हो सकते हैं, और इस वजह से शायद वो किया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई हैं कि कौन निगोशिएट कर रहा था, कौन पीछे था, ये सारी चीजें जो हैं इसने इस पूरे मुआहदे को एक मिस्टीरियस जो बना दिया है। वरना आप अमल दरामद ये जो चीजें सामने आई हैं जिसकी अभी भट्टी साहब भी निशानदेही कर रहे थे, मुझे बताएं इनमें से कौन सा ऐसा मुतालबा है जो हसास है। अगर फ्रेंच एम्बेसडर वाला मसला हटा दिया जाए जिस तरह कहा गया है, तो वो तो मुतालबा ही नहीं था। तो बाकी तो जो मुतालबात हैं वो पॉलिटिकल मुतालबात हैं कि जी मुझ पर पाबंदी क्यों लगाई गई है, मेरे लोग गिरफ्तार क्यों हैं। तो उसको एक ऐसा पैराए में ला के खड़ा किया गया कि ये बड़ा हसास मामला है। अब मुझे बताएं इन डिमांड्स में कौन सी हसासियत है। पंजाब गवर्नमेंट का फॉल्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट बताए कि या तो जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कराई सुप्रीम कोर्ट में इंडियन हवाले से वो गलत थी। अगर वो गलत थी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट सबमिट कराई, और अगर वो सही थी तो फिर बताएं कि आपने कंसीड क्यों किया। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कलअदम करार क्यों दिया था। एक पॉलिटिकल सियासी हकीकत है, उसने वोट लिए हैं, आपने किसी एक आध वाक़े पे एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कलअदम करार दे देते हैं, तो बताएं कि कलअदम करार क्यों दिया था और अब उसका वो टैग हटा क्यों रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसीलिए जो वो बात भट्टी साहब ठीक कह रहे थे कि इसीलिए मारे शर्मिंदगी के कि जब आप ये मुआहदा मंजर आम पर लाएंगे, और ऐन मुमकिन है कि मंजर आम पर लाया ही ना जाए। ऐन मुमकिन है क्योंकि जब आप सारी डिमांड मान ही लेंगे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जाहिर है कलअदम का टैग भी खत्म हो जाएगा, साद रिजवी साहब भी रिहा हो जाएंगे, फोर्थ शेड्यूल भी खत्म हो जाएगा, उनके सारे कारकुन भी रिहा हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में भी आ जाएंगे। तो उसके बाद गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता कि ये मुआहदा शायद मंजर आम पे लाए या ना लाए। वो कहेंगे जी उनसे मामला हमारे तय हो गए। इस सूरत हाल में कि मुआहदा मंजर आम पर लाया नहीं जाता, इसी चीज को मैं महमल के पास लेके जाए। महमल, क्या ये मुमकिन है? फोर्थ शेड्यूल में से आप नाम निकाल रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप पे प्रेशर होगा, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? क्या सर आपको और कुछ ऐड करना है? सर आप हुक्म करें। नहीं बस आप अर्ज नहीं करवाएंगे आपसे, आप हुक्म करें। नहीं महमल पे जाए। महमल, यही बताइएगा कि ये जो फोर्थ शेड्यूल से नाम निकाले गए हैं, ये बताएं क्या इसकी बड़ी इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इंटरनेशनली भी? किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? जैसे अभी मज़हर साहब कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि मुआहिदा लाए ना जाए मंजर आम पर, क्या ये जस्टिफाइबल होगा या कैन द हुकूमत गेट अवे विद इट? क्या ये श्योर है कि अगली दफा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तंजीम दोबारा नहीं निकलेगी? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि हुकूमत तो खैर अभी तक यही कह रही है कि चंद दिन के लिए सामने नहीं लाएंगे, फिर ले आएंगे इवेंचुअली। लेकिन जो जो चीजें जराए से पता चली थी, जो जो उसकी मुआहदे की शिकें थी, जो ऑफ द रिकॉर्ड गालिबन बताई गई, वही होता नजर आ रहा है। जिस तरह मज़हर साहब ने अभी सारी जो चीजें गिनाई हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने जा रहा है, तो वो वाली चीजें ऐसी तो नहीं है कि अगर ये मुआहदा का उसी दिन बता देती। यही कहा गया था ना कि 7 से 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा, जब गवर्नमेंट वो चीजें मतलब जो भी चीजें तय हुई हैं या वो कर लेंगे, तो फिर ये चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेट्स सी कि अब होता, क्योंकि अभी तक तो हमारे सामने ये चीजें आई हैं। अच्छा, फिर आप देखिए, आपने एक पुलिस ऑफिसर के लेटर की बात की, आपने वो वीडियो भी देखी होगी एक शहीद पुलिस ऑफिसर के भाई की, जो दिल दहलाने वाली वीडियो है। पुलिस का मैं आपको ये कह सकती हूँ कि पुलिस के अंदर इस वक्त बहुत गम और गुस्सा है। वो ये कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर आकर हम लड़े, हमारे साथ इस तरह हो, और फिर रियासत हमारे साथ, और बताए भी ना कि क्या मामला तय पाए हैं। हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जो पुलिस ऑफिसर्स के शहादत में इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस वाले कहते हैं कि हमें कंफ्यूजन है। अच्छा, फिर अलीना देखें कि ये गारंटी अभी तो ये एक जो बताया गया है जराए की तरफ से, वो ये भी है कि जी आइंदा से ये तंजीम जो है वो कोई इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करेंगी।
ये भी कहा गया कि जी मुआहदे में ये चीजें है। अब हमें नहीं पता, क्योंकि जाहिर पता है हमारे आगे तो मुआहदा नहीं है, हुकूमत जाने और वो तंजीम जाने कि मुआहदे में क्या लिखा है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसके साथ जब वो निकले हैं उनको कुछ ना कुछ मिला है, तो ये कैसे हम गारंटी दे सकते हैं कि वो अगली दफा भी कुछ नहीं करेंगे जब उन्हें कुछ लगेगा। फिर ये है कि ये मेरे ख्याल में जो एक्चुअली जो वजह है कि जो बता नहीं रहे कि इस मुआहदे में है क्या, अभी फिलहाल जो नहीं बता रहे, कल बताते हैं नहीं, वो भी हुकूमत ही जाने, सच्ची जो बात है। लेकिन ये कंफ्यूजन बरकरार रख रही है रियासत। ये बात जो हम पहले दिन से इधर कह रहे हैं, ये जो कंफ्यूजन है, पहले आप कहते हैं कल अदम है, अब वो कल अदम नहीं रहेगी। पहले आप बताते हैं कि जी इंडिया कहीं से पीछे था, फिर आप उन्हीं के साथ मुआहदा कर लेते हैं। पहले आप जो उनके बारे में इस तरह की बातें कहते हैं कि वो इंतशार फैला रहे हैं सब कुछ, और फिर आप ही उनसे मुआहदा करके आप सरेंडर कर देते हैं। एक और चीज अलीना मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से इस हुकूमत के जो लोग जो टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, कॉलम्स के ऊपर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, जो बयानात इनके अपने वुज़रा के बारे में बड़े सख्त और तज़हीक आमेज़ बयानात आए हैं, बड़ा अफसोस हुआ है मुझे वो बयानात सुनकर। उनके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं कहा गया इन लोगों की तरफ से, जो वैसे तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इस तरह की चीजें बोलने में बड़े शेर हैं, लेकिन असल में इसका मतलब यही है कि ये बुलीज हैं। जो लोग इनको लगता है, जिनसे इनको डर लगता है या जो इनको लगता है ताकतवर है, उनके आगे नहीं बोल सकते। ये सिर्फ उन्हीं को बुली कर सकते हैं कि जो इनके ऊपर इनको लगता है कि ये अपनी इस तरह की चीजें कर सकते हैं, और वो उनको उसी सेम कॉइन में पेंट करेंगे शायद। तो ये जो चीजें ना मेरे ख्याल में वैसे पॉइंट नोटेड और हुकूमत के अंदर भी एक कंफ्यूजन बरकरार है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो इससे कुछ नहीं, और बहुत कम लोग थे वैसे मैं कहूंगी इस हुकूमत में बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने बहादुरी से या एक दो टोक अल्फाज में पूरे इस मामले के ऊपर बात की थी। हमने तो देखा कि यहाँ पर बहुत जो लोग हैं उन्होंने जुबानें ही नहीं इस चीज के ऊपर। नहीं, लेकिन फिर उस बहादुरी का फायदा क्या हुआ? क्योंकि खबरें तो हम तक ये पहुंची है ना, खबरें तो हम तक ये पहुंची है कि वजीर आजम ने उनको मीटिंग से बाहर बिठा दिया मुज़ाकराती ग्रुप के कहने पे। तो अगर उनका वजीर आजम ही उनकी बैक नहीं ले सका, उनकी स्टैंड नहीं ले सका, तो फिर फायदा क्या उनका? हुकूमत ने देखिए हुकूमत की वो मौक़िफ़ बयान कर, ये भी जो बात नहीं अलीना, देखिए पहली चीज ये है कि ये बात भी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने इंडिविजुअली किया। मैं कहती हूँ इंडिविजुअली नहीं किया था, हुकूमत का उस वक्त नैरेटिव था। अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर, अगर आपके NSA, अगर आपके वो तो हमने सैटरडे को भी क्लियर किया था, वो ऑफिशियल है, वो ऑफिशियल बात है। तो अगर एक हुकूमत ही खुद ही मज़े साहब भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी उसके ऊपर वज़रा का क्या कसूर है? ये तो सर, ये तो बिल्कुल वजीर आजम साहब को स्टैंड लेना चाहिए या इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए थी, जो अभी तक खैर आई नहीं है। न्याय साहब आप कुछ ऐड करना चाहते, प्लीज क्विकली हैव टू टेक अ ब्रेक। जी बस मैं इसमें दो तीन चीजें। पहली बात तो ये कि ये कोई वाकया बुज़दिली का या बहादुरी का नहीं था, रियासतें ऐसे नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि हुकूमती जिम्मेदार बहुत सारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं दो, और जितने दिफाई तजिए निगार थे कि उनका बड़ा लंबा तजर्बा है, सब ने एक बात की जो बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मैंने नोट की। उन्होंने कहा ये टेररिज्म नहीं था, ये वायलेंस था। चुनाचे वो पहली बात यह कि जैसे मदर साहब ने कहा जी कि आपने, और शायद महमद ने भी कहा कि आपने इनको कालम करार किस ग्राउंड पे दिया है, और अगर वो इतनी कन्विक्शन थी तो फिर आपने इसको दोबारा हटाने की क्या जरूरत है? अगर पहली कन्विक्शन थी, अगर पहली कन्विक्शन नहीं थी तो ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। फिर जैसे हो कि इंडिया का मदद, तो एक तरफ जो फवाद चौधरी साहब ने 37 क्लाशकोफ उनके जिम्मे डाल दी थी, अगर वो हैं और फिर ये मुआहिदा कर रहे हैं तो फिर देख लें कि हुकूमत कहां खड़ी है। अगर वो क्लाशकोफ वाला झूठ था, अगर वो झूठ था क्लाशकोफ का, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर महमूद की बात सुन ले, वो कुछ ऐड करना चाह रही है, जवाब देना चाह रही है आपको। मैं सिर्फ कहना चाह रही कि जो ऐसा बात करें, ये तो पुलिस सोर्सेज भी कहते हैं कि जी हमारे ऊपर पुलिस वजीर सोर्सेज नहीं कहते इसको, क्यों? देखिए जी, इसी बात को तो यहीं पे इसी को तो कॉन्टेस्ट किया था कि मैंने खुद लाइव देखा एक निजी टीवी चैनल पे, उसमें उन्होंने कहा जी ये क्राउड है, बताएं 37 क्लाशन को कहाँ मौजूद है, किस जगह मौजूद है। देखो होता होगा सारा कुछ, लेकिन इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयानात, और वो भी फेडरल मिनिस्टर, याद सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, नीयतों में खतूर है। अच्छा
अच्छा ठीक है जी, ओके, लेट्स अग्री ऑन दिस वन। हमने इसके ऊपर पहले भी डिबेट किया और हमारे पैनल के ऊपर इसके ऊपर इख्तिलाफ राय पाया जाता है, लेकिन जनाब बड़ा कंफ्यूजन है, और ख़ास तौर पर जब हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लियर स्टांस नहीं आता, खुल के मुआहिदा सामने नहीं आता, तो न सिर्फ कंफ्यूजन बल्कि साजिशी थेरीज कयास आराइयाँ मजीद बढ़ती हैं इससे जनाब। और ख़ास तौर पर जो हमने आज सब इंस्पेक्टर हाफिजाबाद का ख़त पढ़ के सुनाया है, उसके ऊपर हमारे एनालिस्ट ने जो राय दी है वो बड़ी गौर तलब कि किस तरह से जब मुआहिदे की किन ग्राउंड्स पे मुआहिदा हुआ है, तफसीलात क्या है सामने नहीं आता, तो पुलिस जो कि हमारी फ्रंट लाइन है उसका मोराल बड़ा डाउन हुआ है। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। जनाब एहतिसाब की हमने बात करनी है, पीटीआई का बुनियादी और कोर एजेंडा लेकिन कंफ्यूजन का शिकार। खासकर हमने देखा है कि 1 माह के अंदर 2 ऑर्डिनेंस आ गए नैब कानून से मुतल्लिक, और खासकर नैब चेयरमैन से मुतल्लिक। अभी हालिया जो तरमीम आई है ऑर्डिनेंस में, उसमें कहा गया कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नैब चेयरमैन को हटाने का इख्तियार था वो अब सदर मुमलिकत को होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास नहीं रहेगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ये इख्तियार एक बार फिर सदर मुमलिकत से लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देने का फैसला किया जा रहा है, या इन ग्राउंड्स पर गौर हो रहा है। तो क्या वजह है जनाब कि ना तो चेयरमैन नैब को लगाने के ऊपर कोई क्लैरिटी है, ना उनको हटाने के ऊपर कोई क्लैरिटी है? ये बार बार चेयरमैन नैब के मामले पर हुकूमत की कंफ्यूजन की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये बताएं, आपने पहले कहा था कि ये कोई पर्सन सेंट्रिक आपको नहीं लगता मसला है, या ऑर्डिनेंस की वजह भी आपने जस्टिस जावेद इकबाल को नहीं करार दिया था, अब आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये मैडम शेख के वो पिछले सवाल का एक जुमला सिर्फ बोलना चाहूँगा कि जिस तरह खालिद नवाज सब इंस्पेक्टर ने आईजी को ख़त लिखा है, इसी तरह वो वुज़रा भी ख़त लिखे हैं अपने वज़ीर आज़म को कि जो उनकी बर वक्त उनकी बैक से हट गए थे, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एक ख़त वो भी लिख दें। दूसरी बात मैडम शेख, ये चेयरमैन नैब पे आ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने ये ऑर्डिनेंस में तब्दील किया और चेयरमैन नैब का इख्तियार वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दिया। ये अच्छी नीयत थी या सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज होने का खतरा था, बहरहाल ये अच्छा किया। और आखिरी बात मुख्तसर करके, आपने चूंकि कहा मुख्तसर, मैं कभी नहीं बोला, आज मुख्तसर बोल रहा हूं कि मैं सलाम करता हूं सवाल बनाने वाले को कि उसने पूछा इस हुकूमत से कि इस हुकूमत के फैसले में कन्फ्यूजन क्या है। इस हुकूमत का कोई फैसला मुझे बता दें जो कन्फ्यूजन से पाक हो, मुबर्रा हो, आरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी रवायती कन्फ्यूजन है, इनको रखें प्लीज, इस तरह ना करें। वो सवाल बनाने वाला आखिरी मुझे लगता है उस भाई को फिर से सलाम। और ये कंफ्यूज अजली और अबदी कंफ्यूज लोग हैं, ये ऐसे ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन मजहर साहब इतना अहम मामला, कानूनी मामला, उसके अंदर इतनी कंफ्यूजन। देखिए वजीर आजम की ऐन मुमकिन है कि वजीर आजम की ये ख्वाहिश हो और उनकी ये ख्वाहिशात रही हैं कि नैब को जिस तरीके से इन्होंने वो किया है, जिस तरह चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन दी है, उसी तरह वो चाहते कि चेयरमैन नैब का हटाना भी उनके हाथ में हो सदर के थ्रू। इसी तरह वो मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का आइडिया लेके आए। तो हालांकि जिस वक्त ये फैसला हुआ इस 3rd अमेंडमेंट का, उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने खुद ये कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ये बात की कि काबीना में उन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी कि ये ना करें, इससे नैब की इंडिपेंडेंस मुतासिर होगी। लेकिन उस वक्त उनकी वो बात नहीं मानी गई। और यहाँ तक तो उन्होंने कल जो अरशद शरीफ को इंटरव्यू मैं सुन रहा था, वहां तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर मेरी राय नहीं ली गई। तो मैंने खुद वो ओपिनियंस दिया था, लेकिन फर्रुख नसीम साहब ने जो पहले बात की थी कि अटॉर्नी जनरल ने इसको अपोज किया था इस बात को। तो अब वो पता नहीं, या तो आफ्टर थॉट है, क्योंकि उसके बाद ऑर्डिनेंस तो आ गया, ये सोचे बगैर कि जी इसके फॉल आउट क्या होंगे। और यही चीज वो हुई कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है, लिहाजा उन्होंने अभी विड्रॉ नहीं किया। है, लेकिन उन्होंने एक मूव की है कि जी ऑपोजिशन अगर बाकी चीजों में शायद मान जाए नैब ऑर्डिनेंस में, तो ये हम विड्रॉ कर लेंगे। एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे भी वो इसको यूज कर रहे हैं कि इसको हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर ये विड्रॉ नहीं होता तो ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है। और इसकी इंडिकेशन
जो है अटॉर्नी जनरल ने कल अपने इंटरव्यू में दी थी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सोच जो है ये बजाते खुद बड़ी वो है कि आप क्यों चाहते हैं कि नैब की इंडिपेंडेंस को आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम इसकी वो बात भी कह। सर मुझे थोड़ा सा ये बार्गेनिंग चिप वाला पॉइंट समझा दीजिएगा, सॉरी मैं सही तरह से सुन नहीं पाई। बार्गेनिंग किससे करेंगे इस मामले पर? जब पार्लियामेंट में आप पेश करेंगे तो नैब जो रिफॉर्म्स हैं और दीगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रही है ना गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर, और उन्होंने ऑपोजिशन का ताउन जो है किया है। ऐन मुमकिन है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं फाइनल उसमें नहीं कह रहा, लेकिन ऐन मुमकिन है ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल फ्रॉम द डे वन, अटॉर्नी जनरल बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने पहले दिन से कहा था कि ये ना करें, क्योंकि इससे यही अहम नुकता है। एग्जैक्टली यही अहम नुकता है। न्यायी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। न्यायी साहब, ऐसा क्यों होता है कि नोटिफिकेशन हो जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं, फैसला करने के बाद पता चलता है कि जी ये जो फैसला हमने किया है उसके कितने संगीन रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं, पहले क्यों नहीं सोचा समझा जाता? और इस मामले में नहीं, बहुत दीगर मामलात में भी हमने हुकूमत की यही पॉलिसी देखी है। देखिए जी, जो अभी हमने टीएलपी का केस डिस्कस किया है या अपने आप का कर रहे हैं, तो इसके आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। बल्कि हुकूमत जो सामने चीज आई है वो यही आई है ना कि जी इन बिल्ड जो है कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है, और हर उसमें मैन साहब ने मीडिया का भी जिक्र किया है, जो मर्जी आए। एक वक्त में हुकूमत की एक सोच थी, और फिर उसी वक्त में समरसॉल्ट ली दूसरी ली। अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो आज तकरीर में फरमा रहे थे, अभी कोई शाम को जब उनकी स्पीच किया उन्होंने, जिसका है उसका हमने जिक्र नहीं किया, दानिशवराना, मतलब कि वो इतनी दानिशवराना थी कि दानिशवारी जो बैठे थे उनको भी देख के मैं अच्छा कर उठा कि मदर साहब के लेवल के सारे दानिशवर थे कम से कम, और बाकी ऊपर। अच्छा, वो उसके अंदर फरमा रहे हैं कि मैं अपोजिशन लीडर को हाथ कैसे मिला, वो तो करप्ट आदमी है, उसमें इल्जामात हैं। अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कितने केसेस है। फिर लंदन चले गए, भाई लंदन की मिसाल दे रहे हैं। असल में मेरा ख्याल है कि वजीर आजम जिस ट्रायल्स के अंदर या जिस एक माइंड सेट के फ्रेम के अंदर बातें कर रहे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता। शहबाज शरीफ को लंदन के अंदर उनकी अदालतों ने क्लीन चिट दी इसी केस के ऊपर, उसकी मुशगाफियां की गई, उसकी जिसको कहना चाहिए मुख्तलिफ तौजियात पेश की गई, लेकिन अमलन उनको वहां से क्लीन चिट मिली। पाकिस्तान करप्शन 3 साल में करप्शन इंडेक्स में 117 पे ले आए थे मुस्लिम नून के लोग, 133 134 से उठा के 3 साल 127 में पहुंचे हुए। आपका जो वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान 10 पॉइंट, फिर मजीद करप्शन हो गई है। मुझे बताएं कि करप्शन 3 साल में कौन कर रहा है? और फिर आपने कितने, वो शायद खाकानाबाजी पे सब एक फिक्र नोट कर लें, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म साहब ऐसा करें कि मुस्लिम नून का नाम लिख के, और उसको नाम लिख के कह दें कि मुस्लिम नून के लोगों का ये ट्रायल करेगी नैब, ताकि हमेशा के लिए किस्सा कजिया खत्म हो जाए। ये स्टेचुटरी बॉडी है, आईनी इदारा है, इसके अंदर जितने कानून बनते हैं इनको अंडरमाइन करने का मतलब है कि आप आईन की वायलेशन कर रहे हैं। मैं बड़े लेवल पे नहीं कहता हूं, लेकिन आर्टिकल 6 जो है वो वज़ीर आज़म साहब की सारी इन बातों में, या जो इनकी समरसॉल्ट है उसके ऊपर डोमिनेट करता है बहुत सारी बातों में, क्योंकि आप आईन की तस्दीक कर रहे हैं, आईन को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। ओके सर, आपने वैसे जो बात कही है आपकी राय हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन उसमें 2-3 बातें थी जो आपने बरतानिया की केस का हवाला भी दिया जो कि डिबेटेबल है। मैं चाहूंगी किसी दिन फुर्सत से बैठे तो इसके ऊपर बात करें, लेकिन महमल पहले आपका इसके ऊपर जानना चाहूंगी मौक़िफ़। देखिए रीना, जिस तरह आपने मदर साहब से जो सवाल किया ना, मेरे ख्याल में उसी के अंदर जवाब है। आपने कहा कि ये कानूनी मामला है, फिर इतनी कंफ्यूजन क्यों? तो कानूनी मामला है तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? जाहिर बात है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। लॉ मिनिस्ट्री में जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये पहली बार नहीं हमने देखा कि इस तरह के, लगता है ऐसे, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई, वो यही कहते हैं कि लगता है कि ऐसे ऑर्डिनेंसेस ले आते हैं या ऐसी चीजें कर लेते हैं कि जिसके बाद फिर बाद में ख्याल आता है नहीं ये भी गलती होगी। मतलब इस तरह के मशवरे भी दिए कि जी जुडिशरी से हुकूमत को जो है वो एक दूसरे के आमने सामने कर दिया, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के आमने सामने कर दिया, और भी इस तरह की चीजें उन्होंने की। असल में कुछ लोग कहते हैं ना कि वो शायद शरीफुद्दीन पीरजादा साहब
के उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी कि शरीफुद्दीन पीरजादा साहब से आपको लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन उनको कानून की इच्ची बिच्ची का पता था। उनके वो इंट्रिकेसिस को लॉ की समझते थे। यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई भी लॉ के इंट्रिकेसिस को समझा जा रहा है। उसके लॉ के अंदर ही उसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं सही की जाती है, और फिर बाद में ख्याल आता है कि नहीं ये चीज तो ऐसे नहीं, ऐसे मामले को हल करना चाहिए था। तो ये कंफ्यूजन देखिए, हुकूमत को तो गाइड करना है इसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री, हुकूमत इसमें ये नहीं हो सकता कि अच्छा, वैसे आप लॉ मिनिस्ट्री का हवाला दे रही हैं तो फरोग नसीम साहब कहते हैं अटॉर्नी जनरल, जैसे मज़हर साहब ने भी हवाला दिया कि अटॉर्नी जनरल ने जो तजवीज़ दी थी उसके लिए हमें आईनी तरमीम की जरूरत थी, हमें अक्सरियत की जरूरत थी जो हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने उस वक्त ये नहीं इंक्लूड किया था। इसको मैं वही कह रही हूँ कि नहीं मज़हर साहब ने, आपने मज़हर साहब क्या कहा था? नहीं तो डिफरेंट बात देखिए अटॉर्नी जनरल ने तो सीधी बात की थी ना। उसने कहा था कि जो पहली मर्तबा अमेंडमेंट की थी उसमें उनकी राय ली गई थी, जो ये अमेंडमेंट की इसमें उन्होंने उनकी राय नहीं ली। हाँ। लेकिन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को ये बावर करा दिया था कि ये जो आप अमेंड करने जा रहे हैं इससे सवालात उठेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन होगी, इससे नैब की इंडिपेंडेंस मुतासिर होगी। अब आज जो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक मिनट नज़ीर साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर गुफ्तगू कर रहे थे ना कि मैं करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाता, किनको कहते थे प्राइम मिनिस्टर की ये चोर और डाकू हैं, और फिर किन से हाथ मिलाया उन्होंने जो आज उनके इत्तेहादी हैं? तो प्राइम मिनिस्टर कम से कम अपने स्टेटमेंट्स को खुद ही जो है देख लिया करें। मैडम शेख कल कहा शरीफपुरा में एक मिनट आपकी बात अमेंडमेंट चाहिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि आईनी अमेंडमेंट चाहिए कल कैटेगोरिकली, लाउड एंड क्लियर। उन्होंने कहा ये पता नहीं, और जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि उसको क्या कानून में तब्दीली करनी है या आईनी अमेंडमेंट चाहिए। देखिए बहुत मजाक हो रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान के साथ आप और आइन के साथ मजाक होना बंद हो जाए, क्योंकि हर दूसरे चौथे महीने आइन का ही खिलवाड़ होता है। अल्लाह ताला रहम। जुमला ले लें जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं न्यायी साहब। मैं भट्टी साहब जुमला दे दे फिर जल्दी से, आई हैव टू क्लोज, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। मैडम शेख, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में आज जो उन्होंने फिर की, उसमें एक तो अल्लाह खुश रखे उनकी तकरीरों से हम आप पेट भरेंगे आगे फ्यूचर में, तो उन्होंने तकरीर में कहा कि जिस पर मगरब में जिस पर इल्ज़ाम भी लग जाए वो घर चला जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब, पेंडोरा लीक्स पे आपके कुछ वज़रा पर इल्ज़ाम लगा था, शुगर कमीशन, आटा वाले में, निजी बिजली घर वाले में, पेट्रोल वाले में, BRT में, मालम जब्बा में, बहुत सारे में लगा था, तो उनको तो घर भिजवा दें प्लीज। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब कसम से दो मुख्तलिफ बातें एट ए वक्त करते हो, दोनों कॉन्फिडेंस से करते हैं। आपके इसी पैगाम के ऊपर मैं शो आज करती हूँ जनाब, इजाजत दीजिए, प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।